नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। यहाँ पे हम बेसिक साइंस के 10 क्वेश्चंस की क्विज को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों के पास टाइम भी कम होता है और इन 10 क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर पाएँ ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह पाएँ। देखिए, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बेसिक और मॉडरेट है, ठीक है। तो ज़्यादा हम टफ़ क्वेश्चन भी नहीं ले रहे और ज़्यादा हम इजी क्वेश्चन भी नहीं ले रहे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे क्विज आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। और चैनल पे नए हैं और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो थोड़ा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंग। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद जो आपका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट आंसर को कमेंट करते हैं उन्हें लंबे समय तक आंसर याद रहता है। तो राइट आंसर आइजैक न्यूटन होगा। अब हम यहाँ पे इनर्शिया मतलब जड़त्व को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो जड़त्व होता है वो गुण होता है, एक वस्तु का गुण होता है। और कौन सा गुण है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब अगर कोई वस्तु जड़त्व में है या मतलब कि वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी बल नहीं लगाएंगे। और जब हम उस पर बल लगाएंगे तो हमें जो है एक विरोध का आभास होगा और उसी गुण को कहते हैं जड़त्व, ठीक है। तो इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। सबसे पहले इसके बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो जड़त्व का माप क्या होता है, तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं, द्रव्यमान वगैरह, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। मतलब जितना द्रव्यमान होगा उतना ही वस्तु का जड़त्व होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। जब हम तरल अवस्था या लिक्विड स्टेट आप बोल सकते हैं से गैसीय अवस्था में अगर रूपांतरण हो रहा तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। इसका विपरीत मतलब वाष्पीकरण का सेम उल्टा होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं संघनन। और यही कारण है कि गर्मियों में जब बादलों से बारिश होती है तो वो किसका उदाहरण आप मानेंगे? तो याद रखना वो संघनन का उदाहरण होता है, क्योंकि जल वाष्प के रूप में इकट्ठा होता है और फिर बादलों से बारिश होती है, तो वो प्रोसीजर क्या कहलाती है? संघनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके सामने बताया गया है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो भास्कर होगा। भास्कर जो है वो 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? भास्कर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? द्रव सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन बी है, द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरती है। ऑप्शन सी है, द्रव की सतह क्षैतिज पर नियत है। और ऑप्शन डी है, द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है और टैंक के पीछे की ओर गिरती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। जब भी द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है, ठीक है ना,
वो टैंक के पीछे की ओर उठती है। आपने देखा होगा जब पानी पड़ता है तो जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो जिस दिशा में हम उन्हें ऊपर से ढकेलते हैं वो रोल होके पीछे की ओर जो है वो एकदम से उठती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम फिर उसका आपको रिप्लाई करके उसे और अच्छे तरीके से समझा देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से किस में नहीं पाया जाता? सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता? रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशनर होता है, पैकिंग सामग्री होता है, तो मिक्सर और चक्की में नहीं होता। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आप इन्हें बिना कभी पढ़े भी कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस हो तो काफ़ी कम समय आपका लगता है। अब क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में समानता का पता लगे। मतलब आपको बताना है कि ये जो चारों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ठीक है ना, ये आपको बताना। सभी मोम के बने होते हैं, सभी बिजली पर काम करते हैं, सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं, सभी रोशनी के स्रोत हैं। तो लैंप और मोमबत्ती ना तो बिजली पे काम करते हैं, बल्ब और सूर्य मोम के नहीं बने होते। ठीक है, और ये कोई तार्किक नहीं है। अब सूर्य दुकान पे तो नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन ये सभी रोशनी के स्रोत ज़रूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा, लेकिन 10% लोग इस ऑप्शन को भी कर सकते हैं और 90% लोग इस ऑप्शन तक पहुँचेंगे। हमारी कोशिश है हम उस 10% त्रुटि को ठीक करें। ठीक है, और उन 90% बच्चों को भी श्योर करें कि उनका राइट आंसर यही होगा। शुद्ध जल किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? ऑप्शन है ए औसत, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी खराब, ऑप्शन डी है सुपर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी खराब। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का अचालक होता है, मतलब उसके माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है एलम। ठीक है, तो राइट आंसर तो आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। अब मुझे सोडियम कार्बोनेट का आप लोग जो है वो फॉर्मूला कमेंट करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं आपको यहीं पे अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग पहले कमेंट करें। कई बार ऐसा पूछा गया है कि धोने का सोडा या धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, या धावन सोडे को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसी को हम बोलते हैं धोने का सोडा, या फिर कभी कभी धावन सोडा भी बोलते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, यहाँ पे O कैपिटल आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर खोजिए और फिर वीडियो को फिर से चालू कीजिए, तो ऐसे में आपका टाइम बच जाएगा। देखिए, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है, मतलब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है, जितना डिग्री आपको दिया होता है वो डिग्री आप लिखिए, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उसमें फिर 32 जोड़ दीजिए। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। अब इसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 32
डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ा। ठीक है, तो ये तो जो वैल्यू है, इक्वेशन जो है वो 0 हो गया, बचा गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन प्रतिक्रिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या होता है? यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीकरण है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, या ऑप्शन सी है प्रोटॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है प्रोटॉन में कमी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है, क्या कहते हैं? अपचयन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, या इलेक्ट्रॉन जिसे वृद्धि भी कह सकते हैं आप, ये जो प्रोसीजर होती है उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज आप हमें बताएं कि क्या ये तरीका अच्छा है, क्या हम इसी तरीक़ों को कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।